चीज का क्षय हो रहा है, इसका मतलब उसमें कमी आ रही है, उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है। इसका अर्थ है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षयित हो रहा है, अर्थात वो बर्बाद हो रहा है। आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपघटित होते रहते हैं, अर्थात उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही होती हैं और धीरे धीरे वह पदार्थ क्या हो रहा है, घट रहा होता है। अब घटने की क्या दर है, कैसे वो घटता है और कितने समय में कितना रह जाएगा, इन सब बातों का कैलकुलेशन हम करेंगे। इसके संबंध में रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है और इस रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम रदरफोर्ड और सोडी नामक दो साइंटिस्टों ने दिया था। तो इसे हम दूसरे नाम से ये भी जानते हैं, रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, सोडी का नियम। इस टॉपिक को आप इस नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ये नाम ही याद रखना है। अगर आ जाए रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम बताइए, तो भी आप यही लिखेंगे, या फिर रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखें तो ये। अब इन्होंने क्या बताया, इस बात को यहाँ पर समझना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बातें हम बोल रहे हैं उसे आप वीडियो में, ये लेक्चर को सुनकर आप कॉपी में नोट करें, या फिर आप PDF से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। रदरफोर्ड तथा सोडी ने यह बताया कि किसी भी क्षण यानी किसी भी समय रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर जो होती है, उस समय उपस्थित उस पदार्थ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या के क्षय होने की दर, तो संख्या को अगर हम मान लें n है, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की जो संख्या है उस समय मान लेते हैं n। तो इस बात को लिखते हैं यहाँ पर, माना t बराबर 0 पर, है ना, 0 समय पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर हम मान लेते हैं n0 है, तथा t बराबर t समय पर, t पर यानी t समय अगर बीत जाता है उसके बाद, तब परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, n हो जाती है। ठीक है, कुछ घट जाएगा और इतने परमाणु मान लेते हैं रह जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नियम बताया गया रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, दर का मतलब आप जानते हैं नीचे समय होता है, अर्थात dn अपॉन हम लिख सकते हैं dt। इस समय उपस्थित मान लीजिए n परमाणु है तो ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब क्षय हो रहा है, इसका मतलब उसमें कमी आ रही है, तो क्षय होने की दर को हम क्या करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस dn अपॉन dt। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा, और यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा वो हमारा होगा लैम्डा, और इसे हम लिख सकते हैं n। यहाँ पर लिखते हैं जहाँ लैम्डा क्षय स्थिरांक है, क्षय स्थिरांक है। अब इसे थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करें, हम n को इधर ले आते हैं और dt का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा dn, और n को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n, और इधर इसका गुणा कर देंगे बराबर लैम्डा और dt हो जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस जो है इधर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस साइड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से। अब इसके बाद समाकलन का निशान आपको पता है, इस तरह से हम समाकलन का निशान लगाते हैं। अब आप देखिए जो ये dn है उसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूं गुणे में, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1/n लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस साइड में क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब आप देखिए ये जो माइनस लैम्डा है वो क्या है, कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू की समाकलन नहीं होती है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, फिर लगाएंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पर हो जाएगा dt, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो मैं यहाँ पर 1 मान सकता हूँ। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सूत्र है, हम यहाँ पर लिखते हैं सूत्र, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x के। ठीक है, ये आपका एक सूत्र है। तो जहाँ 1/n है, 1/x dx बराबर log x होता है, तो उसी प्रकार से 1/n dn बराबर हो जाएगा log n हो जाएगा, बराबर माइनस
देखिए ये हो जाएगा हमारा लैम्डा, और यहाँ एक का जो अवकलन समाकलन होगा वो क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो टी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा टी के बराबर, और प्लस एक कांस्टेंट लाते हैं सी, इस तरह से। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं टी बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या क्या है, 0 है, यानी n बराबर हम क्या ले लेंगे, n0, और हम ये मान लें कि c बराबर, c एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं कि c बराबर क्या हो जाएगा, log n0। तो ये वैल्यू अगर इसमें रखें, इसे आप समीकरण कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर होगा log n0 बराबर माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा t, और प्लस इसकी जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा log n0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ है हमारा log n माइनस हो जाएगा log n0 बराबर माइनस लैम्डा, और t हो जाएगा। और यहाँ पर एक हमारे पास सूत्र होता है लघुगणक का, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये होता है log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n होता है, ये आपका एक क्या है, सूत्र है। तो जहाँ log m माइनस log n है वहाँ log m बटा n लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू लिख सकते हैं हम इस तरह से, यहाँ हो जाएगा हमारा log, ये हो जाएगा n बटे n0 हो जाएगा, और इधर बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा t हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम एंटी लॉग ले लें, क्या करें, एंटी लॉग, यहाँ पर हम बेस ई मान सकते हैं, तो एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग हट जाएगा और इधर ई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n अपॉन n0 बराबर ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ये फार्मूला आपको समझना है एंटी लॉग का। अब इसके बाद अगर हम n0 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा n बराबर n0 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो जाएगा हमारा, और यही हमारा रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम है। अर्थात किसी t बराबर t समय पर परमाणुओं की जो संख्या n होगी, वो प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या n0 में हम e टू द पावर माइनस लैम्डा t का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम को समझ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से लर्न कीजिए। वीडियो को चाहे तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं और इसे अच्छे से सीख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें